भानपुर नाम के गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहा करता था। आज रामू के बेटे का नामकरण था। बाबा जी, ये तो आप ही का आशीर्वाद है, ये लीजिए, इसका नामकरण कर दीजिए। बाबा जी उस बच्चे को गोद में ले लेते हैं और देखते हैं कि बच्चे के हाथ में एक छोटा सा चिन्ह है जो कि राजयोग को दर्शाता है। अरे बाबा जी, क्या हुआ? आप इस तरह हैरान क्यों हो गए? अरे रामू, तुम्हारा बेटा बहुत ही भाग्यशाली है। इसके भाग्य में 15 साल की उम्र में ही राजयोग लिखा है। क्या बाबा जी, सच में हमारा बेटा इतना भाग्यशाली है? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। रामू के घर के सामने से ही राजा मानसिंह का मंत्री गुजर रहा था। अरे भाई, इस घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है क्या? रामू के घर एक भाग्यशाली बच्चे ने जन्म लिया है। भाग्यशाली मतलब मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि उस बच्चे के 15 साल के हो जाने के बाद ही उसे राजयोग की प्राप्ति होगी। क्या? मुझे ये बात राजा को जल्दी बतानी होगी। मंत्री राजा के महल जाकर सारी बात उसे बता देता है। अगर मंत्री जी ये बात सही है तो हमें जल्दी कुछ न कुछ करना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी राजगद्दी पर एक मामूली से किसान का बेटा इस पर बैठे। मंत्री जी, कल सुबह ही आप उस गांव में जाकर उस बालक को यहाँ लेकर आना। ठीक है महाराज, मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा। अगले दिन मंत्री रामू के घर जाता है। अरे रामू, ओ रामू, जरा बाहर तो आना। क्या हुआ भाई, और तुम कौन हो? रामू, मेरा नाम करोड़ीमल है और मैं तुम्हारे बेटे को गोद लेने आया हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं अपने बेटे को नहीं दे सकता। देखो रामू, तुम बहुत गरीब हो और इस हालत में तुम अपने बेटे की परवरिश ठीक से नहीं कर सकते। इसीलिए मेरी बात मानो और अपना बेटा मुझे दे दो। मैं तुम्हारे बेटे की परवरिश बहुत अच्छी करूँगा। ठीक है, पर इसके बारे में मुझे अपनी पत्नी रमा से पूछना होगा। ठीक है, तो मैं अगले दिन आऊँगा। रामू सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। ये क्या कह रहे हो? मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। रमा, बात मान जाओ रमा, हम इसकी परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर सकते। ठीक है, पर सेठ जी से कह देना जब हमारा बेटा 15 साल का हो जाए तो हमें वापस दे दे। ठीक है, मैं उनसे बोल दूंगा। अगले दिन मंत्री रामू के घर आता है। रामू, मैं आ गया हूँ, अब मुझे अपना बेटा दे दो। ठीक है सेठ जी, पर हमारा बेटा 15 साल बाद वापस कर देना। हाँ जरूर। मंत्री बच्चे को लेकर नदी के पास जाता है। क्या करूं, इस नादान बालक को मारने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। एक काम करता हूँ, इसे नदी में बहा देता हूँ। फिर मंत्री बच्चे को बहाकर महल चला जाता है और बच्चा बहता हुआ सेठ जी के पास पहुंचता है। अरे, ये बालक किसका है और इसे यूं ही नदी में किसने छोड़ा? फिर किशोर उस बालक को अपने घर ले जाता है। मित्रा, ओ सुमित्रा, जरा इधर तो आना। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? और ये बच्चा किसका है? अरे, ये मुझे नदी किनारे मिला था, इसीलिए मैं घर ले आया। एक काम करते हैं, इसे हम रख लेते हैं। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है। 15 वर्ष बीत जाते हैं और महेश बड़ा हो जाता है। महेश बहुत ही बुद्धिमान और सीधा साधा रहता है। एक बार राजा मानसिंह वहाँ से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने महेश को देखा। अरे, कितना सुंदर युवक है। वैसे भी मैं अपनी लड़की के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रहा हूँ। क्यों ना इसी से मैं अपनी बच्ची की शादी करवा दूँ। फिर महाराज महेश के घर जाते हैं। अरे, कोई है क्या? अरे महाराज, आप मुझे बुला लिया होता तो मैं आपके महल आ जाता। आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? कोई बात नहीं नारायण, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ महाराज, जरूर, अंदर तो आइए। नारायण, तेरा पुत्र बड़ा ही सुंदर है।
क्या नाम है उसका? महाराज, इसका नाम महेश है और ये मेरा बेटा नहीं है। तुम्हारा बेटा नहीं है? हम कुछ समझे नहीं। महाराज, आज से 15 वर्ष पहले जब मैं नदी में स्नान करने गया था तो ये मुझे नदी में बहता हुआ मिला। मैंने आसपास बहुत देखा पर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया, तो मैं इसे अपने घर ले आया। अरे ये तो वही लड़का है जिसे मैंने मंत्री से 15 साल पहले नदी में छुड़वा दिया था। क्या हुआ महाराज, आप किस सोच में पड़ गए? अरे कुछ नहीं। क्या तुम अपने बेटे से कहकर मेरा एक संदेश महल तक पहुंचवा सकते हो क्या? हाँ महाराज, जरूर। मैं अभी आपका संदेश महेश से कहकर महल पहुंचाता हूँ। महाराज एक पत्र पर कुछ लिख देते हैं। उसे लेकर महेश महल के लिए रवाना हो जाता है। महेश को चलते चलते शाम हो जाती है। महेश को सामने ही एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें वह चला जाता है। अरे भाई, कोई है क्या? कौन हो बेटा तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? महेश वह सारी बात बूढ़ी औरत को बता देता है। ठीक है बेटा, तुम कल सुबह तक यहाँ पर रह सकते हो। रात के समय जब महेश सो जाता है तो वह बूढ़ी औरत महेश का संदेश लेकर पढ़ने लगती है। ये क्या लिखा है? महारानी, जिसके हाथों मैंने ये पत्र भेजा है उसे मारकर महल के पीछे दफना देना। ये कार्य मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। हे भगवान, कितना निर्दयी राजा है, एक छोटे से बालक की हत्या कर रहा है। फिर बूढ़ी औरत पत्र में लिखती है, महारानी, मेरे आने से पहले इस बालक की शादी अपनी पुत्री से कर देना। यह कार्य मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। फिर वह बूढ़ी औरत अपने पत्र से राजा के पत्र को बदल देती है। जी, अब मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, ठीक से जाना। फिर महेश पत्र को लेकर महल पहुंच जाता है। महारानी, यह संदेश महाराज जी ने भेजा है। महारानी पत्र पढ़ती है और राजमोहर को देखकर अपनी बेटी की शादी महेश से करवा देती है। कुछ समय बाद राजा मानसिंह महल लौटकर आते हैं। अब तक तो वह लड़का मर चुका होगा। तभी मानसिंह देखता है कि महेश सामने ही खड़ा होता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे ससुर जी क्या बोल रहे हो? अरे महाराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने ही तो उसकी शादी अपनी बेटी से करने को कहा था। इस बालक ने हमारे साथ छल किया है। इसने हमारा पत्र बदल दिया। नहीं महाराज, मैंने कोई पत्र नहीं बदला। यदि तुम सच बोल रहे हो तो अपने आप को साबित करके दिखाओ। ठीक है महाराज, बताइए मुझे क्या करना है? यहाँ से कोसों दूर एक राक्षस रहता है। यदि तुम उसके 2 सोने के बाल लेकर आए तो मैं तुम्हें सच मान लूंगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हैं। अगली सुबह महेश उस राक्षस के सोने के बाल लेने चला जाता है। अरे बड़ी ही प्यास लग रही है। यहाँ आसपास कोई कुआं भी नहीं है जिसे पीकर मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। महेश को चलते चलते शाम हो जाती है और महेश कैलाश नगर के राज्य में पहुंच जाता है। बड़ी ही रात हो गई है। महाराज से अनुमति लेकर एक रात महल में रुक जाता हूँ। फिर महेश राजा विक्रमादित्य के महल में जाता है। कौन हो तुम? और इससे पहले मैंने तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। लगता है तुम किसी और गांव के हो। महाराज, मेरा नाम महेश है और मैं भानपुर गांव से आया हूँ। मुझे मानसिंह राजा ने राक्षस के 2 सोने के बाल लेने भेजा है। उस राक्षस का एक बाल लेना तो बड़ा मुश्किल है, पर तुम 2 बाल की बातें कर रहे हो। और तुम्हें वहाँ का रास्ता पता है? महाराज, मुझे सब पता है और मैं उस राक्षस के बारे में भी जानता हूँ। अच्छा, तुम्हें सब पता है? तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? हाँ महाराज, पूछिए ना। तो बताओ, हमारे राज्य में एक कुआं है जिसका पानी बहुत मीठा है, परंतु अब वह सूख गया है। आखिर तुम बता सकते हो कुआं क्यों सूख गया है? हाँ महाराज, मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा, परंतु
मैं वापस आकर आपके सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें 2 बोरी सोने से भरी दूंगा। अगली सुबह महेश राजा के महल से निकलकर राक्षस की गुफा में जाने लगता है। महेश को रास्ते में बड़ी सी झील दिखाई देती है। हे भगवान, रास्ते में कितनी बड़ी नदी है, अब मैं इसे पार कैसे करूं? तभी एक व्यक्ति नाव लेकर महेश के पास आता है। भाई, क्या तुम मुझे अपनी नाव से नदी के उस पार छोड़ सकते हो? हाँ भाई, परंतु तुम्हें बदले में मेरा एक सवाल का जवाब देना होगा। हाँ भाई, पूछो। भाई, मुझे इस नाव से आज़ादी कब मिलेगी? तुम्हारे सवाल का जवाब मैं लौटते समय दूंगा। फिर नाविक महेश को नदी के उस पार छोड़ देता है और महेश राक्षस की गुफा जा ही रहा था, तभी उसे राक्षस की माँ देख लेती है। कौन हो तुम? तुम्हें मेरे बेटे से डर नहीं लगता? महेश राक्षस की माँ को सारी बात बता देता है। फिर राक्षस की माँ को महेश पर दया आ जाती है। बेटा महेश, मेरा बेटा आता ही होगा, तू जा उस पत्थर के पीछे छुप जा। माँ जी, मुझे 2 सवालों के जवाब भी चाहिए। कौन से 2 सवाल बेटा? ठीक है बेटा, मैं ये 2 सवाल अपने बेटे से पूछ लूंगी। फिर वह राक्षस गुफा में आ जाता है। अरे माँ, ये मनुष्य की गंध कहाँ से आ रही है? लगता है यहीं कहीं आसपास मनुष्य छुपा बैठा है। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, चल सो जा। तभी राक्षस की माँ और राक्षस दोनों सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद राक्षस की माँ राक्षस का एक बाल खींच लेती है। अरे माँ, ये क्या कर रही है और मेरे बाल क्यों खींच रही है? बेटा, अब तुझे क्या बताऊं, मैंने बहुत डरावना सपना देखा है। अच्छा माँ, बता, तूने कैसा सपना देखा? बेटा, मैंने देखा कैलाशपुर नगर में एक कुआं है। वह पहले मीठे पानी से भरा होता था, अब वह सूख गया है। अरे माँ, इसमें डरने की क्या बात है? उस कुएं के अंदर एक विशाल मेंढक है, जिसे बाहर निकाल दिया जाए तो कुआं फिर से भर जाएगा। थोड़ी देर बाद राक्षस दोबारा से सो जाता है, तभी उसकी माँ दोबारा से एक बाल खींच लेती है। अरे माँ, अब कौन सा सपना देखा है तूने? बेटा, मैंने अब तो और भी डरावना सपना देखा है। बेटा, अब तो मैंने और भी डरावना सपना देखा है। झरने वाली नदी पर एक नाविक मुझसे पूछ रहा है कि मुझे इस कार्य से आज़ादी कब मिलेगी। अरे माँ, नाविक भी मूर्ख है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसकी नाव को दूसरे किनारे पर चलाकर ले जाएगा तो ये खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। बेटा महेश, अब तुम बाहर आ सकते हो। ठीक है माँ जी, अब वो 2 सोने के बाल मुझे दे दो। फिर राक्षस की माँ महेश को 2 सोने के बाल दे देती है और उसे सवालों के जवाब भी दे देती है। धन्यवाद आपका, अब मैं चलता हूँ। महेश चलता चलता उस नाविक के पास पहुँचता है। भाई, क्या तुम मुझे नदी के उस पार छोड़ दोगे? हाँ, पर तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मुझे इस काम से आज़ादी कब मिलेगी? जब तुम्हारी नाव कोई और व्यक्ति खुद चलाकर नदी के उस पार ले जाएगा तो तुमको इस काम से आज़ादी मिल जाएगी। धन्यवाद भाई, बैठो नाव में। फिर नाविक महेश को नदी के उस पार पहुंचा देता है। महेश चलता चलता कैलाश नगर में पहुंचता है। महाराज, मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है। अच्छा, तो बताओ हमारा कुआं क्यों सूख गया? महाराज, आपके कुएं के अंदर एक विशाल मेंढक है। अगर आप उसको बाहर निकाल दोगे तो आपका कुआं फिर से भर जाएगा। अच्छा, यदि तुम्हारी बात सत्य है तो हम तुम्हें 2 सोने से भरी हुई बोरियां इनाम में देते हैं। महाराज महेश को 2 सोने की बोरियां दे देते हैं, जिसे लेकर महेश भानपुर गांव में पहुंच जाता है। महाराज, मैं राक्षस के 2 सोने के बाल ले आया हूँ। बहुत खूब, पर तुम पे इतना सारा सोना कहाँ से आया? महाराज, झरना वाली झील के पास एक गुफा है जिसमें बहुत सारा खजाना था। मैं जितना ला सका ले आया। अगर आपको खजाना चाहिए तो आपको वह नाव खुद चलानी होगी, तभी वह सोना तुमको मिलेगा। क्या सोने से भरी गुफा? यदि मैं उस गुफा का सारा सोना
अपने पास ले आऊंगा तो इस शहर का सबसे बड़ा राजा मैं ही बन जाऊंगा। फिर महाराज खजाने की लालच में आकर उस नाव को खुद चलाने लगते हैं और हमेशा के लिए उसी नाव में फंसकर रह जाते हैं।